एपिसोड की शुरुआत करण से होती है। करण शांत होकर कहता है, इट्स ओके माँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूजा में मैं बैठूं या गौतम, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं यहाँ ऋतिक की शादी अटेंड करने आया हूँ। पता नहीं गौतम को इतनी इनसिक्योरिटी क्यों हो रही है कि पूजा में उसी को बैठना है। तुलसी उसे समझाते हुए कहती है कि पिछले कुछ साल गौतम के लिए आसान नहीं रहे, इसलिए वह थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव हो गया है। करण फिर भी वही बात दोहराता है कि उसे सच में कोई दिक्कत नहीं है और गौतम को पूजा में बैठा दिया जाए। तुलसी उसे धन्यवाद कहती है तो करण मुस्कुराकर बोलता है, माँ, आप फॉर्मेलिटी क्यों कर रही हैं? मैं इस घर का बेटा हूँ, मुझे थैंक यू किस बात का? मिहिर भी कहता है कि यह फॉर्मेलिटी नहीं है, क्योंकि पहले पूजा में करण बैठा था और अब अचानक गौतम बैठेगा। करण साफ कह देता है कि गौतम को बुला लिया जाए, उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ गौतम दामिनी के पास पहुंचता है और गुस्से में कहता है, चलो यहाँ से, तुम्हें मेहंदी लगवानी है, मैं बाहर से लगवा दूंगा। दामिनी हैरान होकर पूछती है, क्या हुआ? तुम यहाँ सीन क्यों क्रिएट कर रहे हो? गौतम भड़ककर जवाब देता है, मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ आया था, लेकिन अपनी फैमिली से इंसल्ट नहीं करा सकता। जब दामिनी वजह पूछती है तो गौतम गुस्से में फट पड़ता है। करण और नंदिनी हवन में बैठे हैं और तुम यहाँ मेहंदी लगवा रही हो। मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, हवन में मुझे बैठना चाहिए था। दामिनी उसे शांत करने की कोशिश करती है। वह कहती है कि शायद सब पहले से तय रहा हो और वैसे भी वे लोग आखिरी वक्त पर ही आए हैं। लेकिन गौतम उसकी एक नहीं सुनता और उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगता है। तभी करण वहां आ जाता है और पूछता है, गौतम, क्या हुआ? क्यों सीन क्रिएट कर रहा है? तुझे पूजा में बैठना है ना? जा, बैठ जा। गौतम तमतमा कर कहता है, तुझे भीख देने की आदत होगी, लेकिन मुझे भीख लेने की आदत नहीं है, चाहे घर का हिस्सा हो या पूजा में बैठने का मौका। करण समझाने की कोशिश करता है कि बात को बेवजह बढ़ाया जा रहा है। वह कहता है कि पापा ने बस उसी समय उसे और नंदिनी को देख लिया, इसलिए उन्हें पूजा में बैठने को कह दिया। अगर उस वक्त गौतम सामने होता तो उसे बोल देते। लेकिन गौतम की तकलीफ कहीं गहरी होती है। वह चिल्लाकर कहता है, यही तो प्रॉब्लम है, मैं दिखता ही नहीं हूँ। सामने खड़ा रहता हूँ, फिर भी किसी को दिखाई नहीं देता। आज तक मैं उन्हें दिखा ही नहीं। इतने में पूरा परिवार वहां आ जाता है। गौतम अपने दिल का दर्द निकालते हुए कहता है कि जब करण विदेश में था और वह यहीं पास बेंगलुरु में था, तब भी सबकी नजर में करण ही रहता था। कॉल उसी को आते थे, चिंता उसी की होती थी। वह ताना मारते हुए कहता है कि पूजा में बैठने का हक बड़े बेटे का था, लेकिन सबको दिखा कौन? करण। करण उसे समझाता है कि माम पापा ने कभी दोनों भाइयों में फर्क नहीं किया। वह यहाँ तक कहता है कि उससे ज्यादा हक गौतम का है और उसे ही पूजा में बैठना चाहिए। लेकिन गौतम उसका हाथ झटक देता है और कहता है, मुझे किसी का हक नहीं चाहिए, और वैसे भी घर की पूजा घरवाले करेंगे। हम तो बस मेहमान हैं, बधाई देंगे, खाएंगे पिएंगे और चले जाएंगे। करण झुंझलाकर कहता है, घर की पूजा में कोई तमाशा करता है क्या? छोटा बच्चा है क्या तू? इस पर गौतम का दर्द फिर बाहर आ जाता है। वह कहता है, यही तो इशू है, छोटा नहीं हूं, बड़ा हूं। लेकिन हमेशा मुझे छोटा ही समझा गया है, क्योंकि इस घर में सबसे बड़ा कौन है? लाडला करण। सबसे बड़ा दिलवाला कौन है? लाडला करण। फर्क होता है बेटा होने में और लाडला बेटा होने में। जब घर के बच्चों की गिनती होती है, तब मेरी भी गिनती होती है। लेकिन जब दिल के टुकड़े की बात आती है, तो सबसे आगे तुम होते हो। शोभा उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन गौतम रुकता नहीं। करण दामिनी से कहता है कि वह गौतम को समझाए, क्योंकि वह बेकार की बातें लेकर बैठ गया है। इस पर गौतम और ज्यादा भड़क जाता है और कहता है,
बेकार तो मैं हूं तुम सबकी नजरों में। इस घर में मेरी औकात ही क्या है। करण फिर उसे शांत करने की कोशिश करता है। तभी तुलसी और मिहिर वहां पहुंच जाते हैं। तुलसी नाराज होकर पूछती है कि यहाँ फिर से झगड़ा क्यों हो रहा है। करण शिकायत करता है कि गौतम कैसी बातें कर रहा है। इस पर गौतम दुखी होकर कहता है, माँ, मुझे कोर्ट में लड़ना आता है, लेकिन अपने ही घर में अपने लिए लड़ना कभी नहीं आया। फिर वह ताना मारते हुए कहता है कि यहाँ करण है, उसकी लाडली बहू है, वही पूजा करेंगे तो सब अच्छा होगा। अगर उसने किया होता तो शायद सब खराब हो जाता। करण माँ से कहता है कि गौतम नॉर्मल माहौल भी खराब कर देता है और घर के फंक्शन को ठीक से एंजॉय नहीं कर सकता। गौतम जवाब देता है, एंजॉय तो कर ही रहा हूँ। अब मेरे जाने का टाइम आ गया है, मैं जा रहा हूँ। उसी दौरान नंदिनी करण को साइड में ले जाकर समझाती है कि वह बात को इतना क्यों बढ़ा रहा है। घर में फंक्शन है, माहौल खराब हो रहा है, आखिर परिवार भी तो घर में है। लेकिन करण उल्टा उसी पर चढ़ जाता है। वह ताना मार कर कहता है, तुम्हें फैमिली की इतनी टेंशन कब से होने लगी? इतना कंसर्न क्यों दिख रहा है? तुम ही तो इस फैमिली को छोड़ने वाली हो। तुमने ही तो डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें अलग होना है। समायरा यह सब सुन रही होती है। करण नंदिनी से कहता है कि उसे यह सब हैंडल करने दिया जाए और वह अपना काम करे। इसके बाद करण फिर गौतम के पास जाता है और दोनों में एक बार फिर बहस शुरू हो जाती है। घर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। आखिरकार गौतम वहां से चला जाता है। यह सब देखकर समायरा बुरी तरह टूट जाती है और ऊपर चली जाती है। ऋतिक उसे जाते हुए देख लेता है। ऊपर जाकर समायरा एक दीवार पर चढ़ जाती है। ऋतिक घबराकर जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर पूरा परिवार ऊपर दौड़ता है। समायरा को उस हालत में देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। समायरा रोते हुए कहती है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। माँ और पापा तो बिल्कुल भी नहीं करते। ऋतिक उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन समायरा लगातार रोती रहती है। जैसे ही ऋतिक उसके पास जाता है, वह उसे पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है। नंदिनी दौड़कर समायरा को गले लगा लेती है। तुलसी घबराकर पूछती है, बेटा, क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया कि तूने यह कदम उठाने की सोची? कोई लड़के की बात है क्या? समायरा साफ मना कर देती है कि उसकी जिंदगी में कोई लड़का नहीं है। जब तुलसी वजह पूछती है, तो समायरा करण और नंदिनी की तरफ देखकर कहती है, इन दोनों की वजह से। नंदिनी हैरान होकर पूछती है, हमने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया? समायरा दर्द से भरी आवाज में कहती है कि दोनों इतने अच्छे पति पत्नी बनने का एक्ट करते हैं, लेकिन उसे पता है कि आगे चलकर ये दोनों अलग हो सकते हैं। मिहिर यह सुनकर शॉक हो जाता है और पूछता है कि दोनों क्या करने वाले हैं। तब समायरा पूरा सच बता देती है कि माँ भारत में रहना चाहती हैं, पापा विदेश में, और अगर दोनों अलग अलग रहेंगे तो वह भी बंट जाएगी। उसे किसी एक के साथ रहना होगा, जबकि उसकी अपनी मर्जी का क्या होगा। तुलसी उसे समझाती है कि उसके मम्मी पापा के लिए उससे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। करण भी कहता है कि ऐसी बातें होती रहती हैं और वे अपनी प्रॉब्लम सुलझा लेंगे। नंदिनी भी उसे समझाती है कि पति पत्नी के बीच कभी कभी ऐसा हो जाता है। मिहिर और ऋतिक भी समायरा को समझाने की कोशिश करते हैं। ऋतिक कहता है कि वह भी ऐसी सिचुएशन से गुजर चुका है और लगभग सब खत्म कर चुका था, लेकिन परिवार को देखकर ही वह आज खुश है। समायरा रोते हुए बताती है कि वह खुश रहने की बहुत कोशिश करती है, उसने थेरेपी भी ली है, लेकिन जैसे ही वह नॉर्मल होने लगती है, उसके मम्मी पापा फिर झगड़ने लगते हैं और वह फिर से टूट जाती है। तुलसी उसे बहुत प्यार से समझाती है कि बच्चे माँ बाप के लिए सबसे ज्यादा कीमती होते हैं। वह कहती है कि अगर कभी मम्मी पापा बात न करें तो घर में दादी, दादू, बुआ, चाचू सब हैं जिनसे वह बात कर सकती है। लेकिन जो कदम आज उसने उठाने की कोशिश की, वह दोबारा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरा परिवार उससे बहुत प्यार करता है। इसके बाद सब लोग समायरा को नीचे ले आते हैं। नीचे आते ही तुलसी करण और नंदिनी पर फट पड़ती है।
वह गुस्से में कहती है कि उनकी जिद की वजह से आज कितना बड़ा हादसा हो सकता था। मिहिर भी नाराज होकर पूछता है कि यह भारत विदेश का मामला अब तक सुलझा क्यों नहीं। वह करण को याद दिलाता है कि उसने इंडिया वापस आने का वादा किया था, फिर उस वादे का क्या हुआ। नंदिनी तंज कसते हुए कहती है कि करण के प्रॉमिस की बात ही मत कीजिए, क्योंकि वह हमेशा अपने वादे तोड़ता है। इसके बाद करण और नंदिनी में फिर से बहस शुरू हो जाती है। तुलसी दुखी होकर कहती है कि 2 दिन से उनकी लड़ाई देखकर उसका बुरा हाल है, तो सोचो समायरा पर क्या गुजरती होगी। नंदिनी कहती है कि उनकी भी अपनी फीलिंग्स हैं, लेकिन तुलसी उसे रोकते हुए कहती है, बच्चे होने के बाद पति पत्नी के आपसी झगड़े और अपनी फीलिंग्स सबसे ऊपर नहीं रहते। तभी करण अपनी दबाई हुई नाराजगी निकाल देता है। वह कहता है, सॉरी टू से माँ, लेकिन आप दोनों के आपसी झगड़ों की वजह से पिछले 6 सालों में आपने हम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आप चली गई, लेकिन हमें आपकी कितनी चिंता थी। हमने आपसे बात करने की कितनी कोशिश की, लेकिन आपका कोई संपर्क ही नहीं रहा। आपने हमसे पूरी तरह रिश्ता तोड़ लिया था।